Hello everyone. So today my new topic is Meniere's disease. Meniere's disease. Okay. So what is Meniere disease? It is also called as endolymphatic hydrops. हाइड्रॉप्स मतलब क्या होता है कि कोई भी लार्ज अमाउंट में फ्लूइड फिल्ड हो किसी ऑर्गन या टिश्यू में, किसी ऑर्गन या फिर टिश्यू में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्ड हो. Okay. Now, Meniere's disease, it is a disease of inner ear, and it is characterized by, इसमें क्या होता है, जो इंडोलिम्फेटिक सिस्टम होता है, इंडोलिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसमें पूरा इंडोलिम्फ जो होता है वो भर जाता है, मतलब फिल हो जाता है, जिसकी वजह से इंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसका डिस्टेंशन हो जाता है. क्या हो जाता है? डिस्टेंशन हो जाता है. तो बेसिकली यही मेनियर्स डिजीज में यही होता है कि जो इंडोलिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें इंडोलिम्फ पूरा फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इंडोलिम्फेटिक सिस्टम का डिस्टेंशन हो जाता है. वही होता है तुम्हारा मेनियर्स डिजीज. ओके. नाउ इसके जो कार्डिनल साइंस होते हैं, कार्डिनल साइंस क्या हो सकते हैं? बेसिकली 4 कार्डिनल साइंस होते हैं इसके. तो मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना के, सॉरी नहीं, चार ही होते हैं. सो फर्स्ट वन इज वर्टाइगो, सेकेंड वन इज SNHL, means sensory neural hearing loss, and third one is tinnitus, and fourth one is oral fullness. Now coming to the pathology. अब पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी भी सिमिलर होती है. पैथोलॉजी बेसिकली यही बोलती है कि इंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो डिस्टेंड हुए हैं, इंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो डिस्टेंशन हुआ है जिनका, वो मेनली तुम्हारे अफेक्ट करते हैं कॉक्लियर डक्ट और सैक्यूल को, और लेसर एक्सटेंट पे वो अफेक्ट करते हैं यूट्रिकल्स को और सेमी सर्कुलर कैनाल्स को. आप इसे समझ लेना, मैं पूरे नहीं लिख रही हूँ. देन कमिंग टू एटियोलॉजी. एटियोलॉजी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये पता करो कि जो इंडोलिम्फ होता है वो सिक्रीट होता है आपका स्ट्राया वेस्कुलरिस से सिक्रीट होता है, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में फिल होता है. स्ट्राया वेस्कुलरिस से सिक्रीट होगा और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में जाके इंडोलिम्फ फिल हो जाता है, और इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इंडोलिम्फेटिक सैक से एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. तो अब इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है कि डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है, इंडोलिम्फेटिक सैक का डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है. अब डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या होता है? डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन जब हो मान लो सैक एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो इंडोलिम्फ प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है. इंडोलिम्फ का प्रेशर बढ़ेगा
मैं ऐसे लिख देती हूँ। जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो इंडोलिम्फ का प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो होता है उसका डिस्टेंशन हो जाता है। जैसे उसका डिस्टेंशन होगा, रेजिनस मेम्ब्रेन जो होती हैं वो रप्चर कर जाएंगी, मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएंगी और इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ मिक्स कर जाता है। इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ मिक्स कर जाता है। ओके, देन सेकंड तुम्हारा हो गया, किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये आपका किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है। कोई भी एलर्जी फूड स्टफ से हो या फिर कोई इनहेलेंट से हो, किसी भी तरह के इनहेलेंट से आपको एलर्जी हो, उससे हो सकता है। देन सोडियम और वाटर रिटेंशन से हो सकता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन से हो सकता है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड जो होता है वो इंडोलिम्फेटिक सैक में रिटेन होता है तो उससे इंडोलिम्फेटिक हेड ड्रॉप्स भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें एक्सेसिव सॉल्ट का इंटेक इसमें अवॉइड करना चाहिए। देन आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है। 3% केसेस देखे जाते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेनिस डिजीज़ हुए हैं। देन आपका ऑटो इम्यून एंड वायरल एटियोलॉजी भी हो सकती है कुछ भी। कमिंग टू द पॉइंट, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये एज की बात करें तो 35 to 60 ईयर्स के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। सेक्स मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। यूनिलेटरल होता है एंड ये एक ईयर को भी इफेक्ट कर सकता है और दोनों ईयर को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, देन क्लिनिकल फीचर्स में आप सिम्टम्स अगर देखोगे तो वर्टाइगो होगा। ठीक है, इसमें आई थिंक दिख नहीं रहा है क्या, आप दिख रहे हैं, वर्टाइगो होता है। आपका टिनेटस हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है, टिनेटस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है, देन सेंस ऑफ फुलनेस, और ये मतलब ऐसा लगता है कि कान पूरा भारी भारी लगता है। ठीक है, अब अगर हम एग्ज़ामिनेशन की बात करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन में हम सबसे पहले ओटोस्कोपी करते हैं। ओटोस्कोपी में हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं दिखती है। फिर हम इसमें ट्यूनिंग फॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्यूनिंग फॉक टेस्ट, इसमें ट्यूनिंग फॉक टेस्ट ये इंडिकेट करता है कि इसमें सेंसोरी न्यूरल SNHL हियरिंग लॉस है। ठीक है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इसमें रीने टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है एंड एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट जो होता है वो आपका अफेक्टेड ईयर में रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जो भी अफेक्टेड ईयर जिसमें हियरिंग लॉस होगी उसमें रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम इसमें प्योर ट्यून ऑडियोमेट्री कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री कर सकते हैं, स्पीच ऑडियोमेट्री कर सकते हैं, और हम इसमें इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम कर सकते हैं, हम इसमें कैलोरी टेस्ट कर सकते हैं, ग्लिसरॉल टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। हम इसका ट्रीटमेंट बेसिकली, पहला तो जनरल मेज़र होता है कि मतलब नॉर्मली अगर हुआ है तो क्या करेंगे जनरल मेज़र में। फिर एक्यूट अगर अटैक आया है तो क्या करते हैं, और अगर क्रॉनिक अटैक है तो क्या करते हैं। क्रॉनिक अटैक में क्या करते हैं, अगर हम जनरल मेज़र की बात करें तो जनरल मेज़र में हम वही रीअश्योर करेंगे पेशेंट को कि कोई भी अगर उसे एंजाइटी हो रही है तो हम उसे रिलीव करेंगे कि आप पैनिक मत होइए।
फिर हम उसे बोलेंगे स्मोकिंग छोड़ने के लिए, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, क्योंकि निकोटीन की वजह से वेसोस्पैज्म हो सकता है। फिर हम लो सॉल्ट डाइट बोलेंगे, डाइट में सॉल्ट कम रखिए, ठीक है। एक्सेसिव वाटर इनटेक ना करने के लिए बोलेंगे, वाटर इनटेक एक्सेसिव नहीं करना है, ना ही ज़्यादा कॉफ़ी टी अल्कोहल में ओवर इंडल्ज होना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, कॉफ़ी टी में ओवर इंडल्जेंस नहीं चाहिए, स्ट्रेस अवॉइड करना है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें गुड बॉडी बैलेंस की ज़रूरत पड़े, जैसे फ्लाइंग हो गया, वाटर डाइविंग हो गया, इन सब में आप ये सब नहीं करना है। अगर एक्यूट अटैक है तो हम क्या करेंगे? एक्यूट अटैक में क्या होता है कि सीवियर वर्टाइगो के साथ साथ नोजिया और वॉमिटिंग भी आती है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट तो सेम रहेगा कि हम उसे रीअश्योर करेंगे पेशेंट को कि वो वरी ना करे, एंजाइटी ये सब ना ले। फिर हम सेकेंड उसको बेड रेस्ट बोलेंगे, बेड रेस्ट बोलेंगे उसको हम, ठीक है। और उसके बाद हम थर्ड उसको हम आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ताकि जो वॉमिटिंग की वजह से जो लॉस हुआ है उसे हम कॉम्बैट कर सकें, ओके। फिर फोर्थ पॉइंट में हम वेस्टिब्यूलर सेडेटिव देंगे उसको, वेस्टिब्यूलर सेडेटिव देंगे टू रिलीव वर्टाइगो। क्यों देते हैं? टू रिलीव वर्टाइगो, ठीक है। हम इसे IM या IV दोनों तरह से दे सकते हैं, ठीक है। जो ड्रग्स हम इसमें देते हैं वो हो गए तुम्हारे प्रोमेथाजीन थियोक्लेट देते हैं, प्रोमेथाजीन थियोक्लेट दे सकते हैं, या फिर हम इसमें तुम्हारा डाई मेनहाइड्रिनेट दे सकते हैं। फिर हम इसमें वेसोडाइलेटर्स देते हैं, वेसोडाइलेटर्स में हम कार्बोजन देते हैं जिसमें 5% CO2 होता है और 95% ऑक्सीजन होता है, ओके। हाँ, अगर क्रोनिक फेज़ है, मान लो से क्रोनिक अटैक आया, ठीक है, तो हम सबसे पहले वेस्टिबुलर सेडेटिव देंगे, ठीक है। फिर हम वेसोडाइलेटर देंगे, वेसोडाइलेटर में हम बीटा हिस्टीन देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं? बीटा हिस्टीन दे सकते हैं। और यहाँ पे हम वेस्टिबुलर सेडेटिव में क्लोरपेराजीन दे सकते हैं, ठीक है। और हम डायूरेटिक्स भी देते हैं, उसमें हम फ्यूरोसमाइड दे सकते हैं। और हम जो भी एलर्जेंस की वजह से ये हो रहा है उसको एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एलर्जेंस। फिर आई थिंक दैट्स ऑल, आपका ट्रीटमेंट हो गया जिसकी वजह से हम करते हैं ये सब। सो यही पूरा था मेनियस डिजीज़ में। सॉरी ये आपको नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेनियस डिजीज़। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई वुड रिप्लाई। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लाइक करेंगे तो मुझे इंक्रेज होगा और मैं और वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।